ये अल कपोन है, अमेरिका का सबसे पहला सुपरस्टार गैंगस्टर था। वो अपनी दौलत, ताकत और शिकागो में फैले अपने विशाल आपराधिक साम्राज्य के कारण मशहूर हुआ। लेकिन सवाल ये है कि उसने ये सब कैसे किया? वो इतिहास का सबसे मशहूर गैंगस्टर कैसे बना? वो शिखर तक कैसे पहुंचा? और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पतन का कारण क्या था? और यही हम जानेंगे। 1920 के दशक के शुरुआती दौर में शिकागो में कुछ अजीब हो रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने शराब बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस समय को शराबबंदी कहा गया। सरकार का उद्देश्य था कि शराब पीने से होने वाली समस्याएं जैसे झगड़े कम हो जाएं, झगड़े और अन्य समस्याएं। लेकिन शराब खत्म होने के बजाय इसका अवैध कारोबार और बढ़ गया। बहुत से लोग अब भी शराब पीना चाहते थे, इसलिए वे गैंग जो चोरी छिपे शराब बना तस्करी कर और बेच सकते थे, बहुत पैसा कमाने लगे। शिकागो में उन समूहों में से एक जिसने सबसे जल्दी फायदा उठाया वो था जॉनी टोरियो का संगठन, एक मशहूर गैंगस्टर जिसका जुए और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों का भी कारोबार था। इसी दौरान न्यूयॉर्क से एक युवा गैंगस्टर शिकागो आया जिसका नाम था अल्फोंस कैपोने, या जिसे सब अल कैपोने के नाम से जानते हैं। जॉनी टोरियो उसका मेंटर बन गया और उसी ने उसे सिखाया कि उनका गैर कानूनी कारोबार कैसे चलाना है। लेकिन बाद में अल कैपोने उससे भी ज्यादा मशहूर हो गया और यही हुआ। कैपोने जब छोटा था तभी वो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट गैंग्स में शामिल हो गया था और वहीं उसकी मुलाकात जॉनी टोरियो से हुई। टोरियो ने कैपोने की लोगों से निपटने, कारोबार और गैर कानूनी ऑपरेशन चलाने की काबिलियत देखी। इसी वजह से जब कैपोने शिकागो आया, टोरियो ने धीरे धीरे उसे और बड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया। शराबबंदी, यानी सरकार द्वारा शराब बनाने और बेचने पर रोक लगाना, जॉनी टोरियो और अल कैपोने के ग्रुप के लिए बड़ा मौका था और इससे उनकी कमाई और बढ़ गई, क्योंकि जब शराब गैर कानूनी हो गई तो ग्राहक इसकी ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। और यहाँ गैंग्स ने ट्रकों, गोदामों का इस्तेमाल किया और गुप्त आपूर्ति मार्गों का इस्तेमाल किया ताकि बियर और शराब को गैर कानूनी बारों तक पहुंचाया जा सके, जिन्हें स्पीकाइजी कहा जाता था। शिकागो जैसे बड़े शहर में बहुत सारे ग्राहक थे और जैसे जैसे शराब पर कानून सख्त होता गया, वैसे वैसे ब्लैक मार्केट में घूमने वाला पैसा भी बढ़ता गया। लेकिन सिर्फ शराब की सप्लाई होना ही काफी नहीं था। एक गैंग को अपने इलाके की पुलिस और दूसरी गैंग से भी रक्षा करनी पड़ती थी। यहीं पर भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण हो गया। कुछ पुलिस अधिकारी और सरकारी अफसर रिश्वत लेते थे, जबकि दूसरों को डराया धमकाया जाता था। धीरे धीरे कैपो ने सीखा कि किसी जगह पर असली नियंत्रण सिर्फ बंदूक से नहीं मिलता, बल्कि ये पैसा, संबंध और राजनीतिक प्रभाव से भी मिलता है। कैपोन के गिरोह के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक थी सिसेरो, जो कि शिकागो के पास का एक कस्बा था। 1924 में सिसेरो में स्थानीय चुनाव बहुत हिंसक हो गए, जब कैपोन के संगठन ने अपने कारोबार के पक्ष में नेताओं को बनाए रखने की कोशिश की। जोसेफ ब्लेनक्लेनहा वहां के मेयर बने। इस दौर की बात की कहानियों में कहा जाता है कि कैपोन का सिसेरो की स्थानीय सरकार पर बहुत गहरा प्रभाव था। एक मशहूर कहानी यह भी है कि एक बार मेयर ने कैपोन की बात नहीं मानी। इसके कारण कैपोन ने उसे सिटी हॉल के सामने ही अपमानित कर दिया। इससे यह दिखता है कि उस समय कैपोन का वहां कितना प्रभाव था। इसके बावजूद जैसे जैसे उसका गिरोह मजबूत होता गया, उनके दुश्मन भी उतने ही ताकतवर होते जा रहे थे। शिकागो में कई गैंग थे जो उसी कारोबार और इलाके पर कब्जा करना चाहते थे। क्योंकि अवैध शराब से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा रहा था, साधारण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अक्सर गोलीबारी और प्रतिशोध में बदल जाती थी। टोरियो और कैपोने के ग्रुप के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था नॉर्थ साइड गैंग। इसके प्रमुख सदस्यों में जॉर्ज बग्स मोरान शामिल था। जनवरी 1925 में एक बड़ा बदलाव हुआ। उसे कई बार गोली मारी गई और वह मरते मरते बचा। टोरियो बच गया, लेकिन अब उसे साफ हो गया था कि अगर वह ऐसी जिंदगी जारी रखेगा तो कभी भी मारा जा सकता है। ठीक होने के बाद टोरियो ने अपनी ऑपरेशन की सीधी कमान छोड़ दी। जिस आदमी को उसने अपनी बनाई हुई बड़ी आपराधिक संगठन की जिम्मेदारी सौंपी, वो उसका पुराना शागिर्द था, जिसे वो लंबे समय से ट्रेन कर रहा था, और वो था अल कैपोने। 1925 में अल कैपोने अभी अपने 20 के दशक में ही था, जब वो उस ग्रुप का बॉस बन गया, जिसे बाद में शिकागो आउटफिट के नाम से जाना गया। असल में उसके हाथ में कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं आया था। उसके पास अवैध शराब का एक बड़ा नेटवर्क था। जुआ और अन्य गैरकानूनी धंधे भी इसमें शामिल थे। लेकिन कैपोने एक अलग तरह का लीडर था। वो ज्यादा आक्रामक था और जब भी उसके कारोबार में कोई रुकावट आती, वो हिंसा का सहारा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसके साथ ही वो पैसे और अपने कनेक्शन का भी सही इस्तेमाल करना जानता था। वो कुछ अधिकारियों को रिश्वत देता था, दुश्मनों को डराता था और अपने ऑपरेशन के लिए जरूरी जगहों की सुरक्षा करता था। इसी वजह से उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी।
सिर्फ कुछ ही सालों में न्यूयॉर्क का वो पूर्व किशोर गैंगस्टर शिकागो के सबसे ताकतवर अपराध सरगनाओं में से एक बन गया। लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत और ताकत बढ़ती गई, उसे गिराने वाले भी बढ़ते जा रहे थे। और जैसे जैसे अल कपोने की ताकत शिकागो में फैलती गई, न्यूयॉर्क में एक अलग तरह के गैंगस्टर धीरे धीरे उभर रहे थे। और उन्हीं में से एक था चार्ल्स लकी लुसियानो। दोनों ही प्रतिबंध के दौर में अवैध धंधों से पैसा कमा रहे थे, लेकिन अपने अपने गैंग चलाने का उनका तरीका अलग था। क्योंकि कैपोन अपनी खुलेआम मौजूदगी के लिए जाना जाता था, जबकि लुसियानो को दूसरे गैंगों से संबंध बनाना और अपने धंधे को नुकसान पहुंचाने वाले झगड़ों से बचना ज्यादा पसंद था। आने वाले वर्षों में न्यूयॉर्क में माफिया के एक ज्यादा संगठित सिस्टम को बनाने में लुसियानो का यही तरीका बहुत अहम साबित होने वाला था। और क्योंकि लुसियानो अक्सर दूसरे गैंगों से संपर्क में रहता था, उसका न्यूयॉर्क के गैंगस्टर और बिजनेसमैन अर्नोल्ड रॉथस्टीन पर भी बड़ा असर पड़ा। रॉथस्टीन ही वो शख्स था जिसने युवा गैंगस्टरों को सिखाया कि कैसे अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को बड़े कारोबार में बदला जाए। गैंगस्टरों को सिर्फ सड़कों पर लड़ाई झगड़ा करने के बजाय उसने उन्हें गलत कामों के लिए तैयार किया, क्योंकि उसके लिए पैसा, कनेक्शन और सही तरीके से ऑपरेशन चलाना ज्यादा अहम था। और यहीं पर लुसियानो ने प्रोहिबिशन के दौर में रॉथस्टीन के साथ कारोबार किया और उसने अलग अलग ग्रुप के गैंगस्टरों के साथ काम करना सीखा। शिकागो में इस तरह का सहयोग करना और भी मुश्किल था, क्योंकि इलाके और अवैध शराब के लिए लगातार लड़ाई चलती रहती थी। इसके बावजूद कैपोन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था नॉर्थ साइड गैंग। ये भी शिकागो के उत्तरी हिस्से का एक ताकतवर गैंग था। इसके नेताओं में अर्ल जैमे वीस और जॉर्ज बग्स मोरान शामिल थे। इनका और कैपोन के गैंग का काफी समय से दुश्मनी चल रही थी। समस्या ये थी कि दोनों ग्रुप्स की दुश्मनी सिर्फ साधारण गुस्से तक सीमित नहीं थी। दोनों ही अपने अपने इलाकों की सुरक्षा करना चाहते थे, शराब की सप्लाई और वे जगहें जहां से उन्हें कमाई होती थी। अगर कोई गैंग दुश्मन के इलाके में घुस जाता तो ये शिपमेंट की चोरी तक पहुंच सकता था, आदमी पर हमला और बदला लेने तक। इसी वजह से 1920 के दशक के मध्य में, जिसे शिकागो बियर वॉर्स कहा गया, वो और भी ज्यादा हिंसक हो गया। जैसे जैसे झगड़ा बढ़ता गया, कैपोन भी जनता के बीच और ज्यादा मशहूर होता गया। वो उन बॉसों जैसा नहीं था जो गुमनाम रहना पसंद करते हैं। उसे महंगे कपड़े पहनना, रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स में जाना और रिपोर्टर्स से बात करना पसंद था। धीरे धीरे कैपोन का नाम उन लोगों के बीच भी मशहूर होने लगा जिनका अपराध की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उसका इतना दिखना उसकी छवि बनाने में मददगार रहा, एक ताकतवर गैंगस्टर के रूप में। लेकिन इसकी एक कीमत भी थी। और भी ज्यादा रिपोर्टर्स, पुलिस और सरकारी अधिकारी उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। बाकी गैंगस्टरों के लिए ज्यादा पब्लिसिटी खतरनाक होती है, क्योंकि इससे पुलिस और सरकार की नजर उन पर ज्यादा जाती है। लुसियानो ने देखा कि झगड़ों से बचना ही बेहतर है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए नुकसानदायक है। इसलिए 1931 में उसने एक कमीशन बनाने में मदद की, जो माफिया बॉसों का एक ग्रुप था, जो समस्याओं को सुलझाने और बड़े झगड़ों से बचने के लिए आपस में बात करते थे। लेकिन 1926 में शिकागो में अभी भी हालात खराब थे, क्योंकि गैंगों के बीच लड़ाई जारी थी। 20 सितंबर 1926 को कैपोन सिसेरो के हॉथॉर्न होटल में था। ये उन जगहों में से एक थी जिसे वो अपना मुख्यालय बनाकर रखता था और उसे वहां अक्सर देखा जाता था। उसके दुश्मनों को भी पता था कि वो कहां मिल सकता है। उस दिन नॉर्थ साइड गैंग के हथियारबंद सदस्यों के साथ गाड़ियों का एक समूह वहां पहुंचा। अचानक हथियारबंद लोगों ने मशीन गन और शॉटगन से होटल और उसके आसपास की जगह पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बहुत कम समय में ही भारी मात्रा में गोलियां चलाई गईं। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार यह संख्या 1000 से भी ज्यादा राउंड तक पहुंच सकती है। इतनी सारी गोलियों के बावजूद कैपोन को एक भी गोली नहीं लगी। कुछ लोग घायल हुए, लेकिन उसी हमले में कोई नहीं मरा। यह कैपोन के लिए एक बड़ी चेतावनी थी। चाहे उसके पास कितनी भी दौलत हो, चाहे उसके पास कितने भी आदमी हों, और चाहे सिसेरो में उसका प्रभाव कितना भी मजबूत हो, उसके दुश्मन फिर भी उसे निशाना बना सकते हैं। हमले के बाद यह और भी स्पष्ट हो गया कि शिकागो आउटफिट और नॉर्थ साइड गैंग के बीच की लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। हर हमला एक नई बदले की आग को जन्म देता है, और जैसे जैसे ये चक्र चलता रहता है, और भी ज्यादा लोग इसमें शामिल होते जाते हैं। मीडिया और सरकार का ध्यान भी अब और ज्यादा बढ़ गया है। इस मोड़ पर अब सिर्फ अवैध शराब से मिलने वाला पैसा दांव पर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिकागो का सबसे ताकतवर गैंगस्टर कौन बनेगा। और इसके लिए होने वाली लड़ाई अमेरिका के इतिहास की सबसे मशहूर गैंग हत्याओं में से एक तक पहुंच जाएगी। 1929 तक शिकागो में गैंगों की लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुकी थी। अल कैपोन की समस्या यह है कि बग्स मोरान का नॉर्थ साइड गैंग अभी भी बहुत ताकतवर है, और जब तक शहर में एक बड़ा दुश्मन गैंग मौजूद है,
तब तक शिकागो आउटफिट का अवैध कारोबार पर पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता। तो यही हुआ। 14 फरवरी 1929 की सुबह मोरान के गैंग से जुड़े 7 आदमी शिकागो के नॉर्थ क्लार्क स्ट्रीट पर एक गराज में इकट्ठा हुए। कुछ देर बाद कुछ हथियारबंद आदमी वहां पहुंचे। उनमें से कुछ पुलिस अफसरों की तरह कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने उन 7 आदमियों को दीवार की तरफ खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आम पुलिस छापा हो रहा हो। इसके बाद अचानक उन पर गोलियां चला दी गईं। सभी 7 की मौत हो गई। इस घटना को सेंट वैलेंटाइंस डे नरसंहार के नाम से जाना जाता है। मुख्य निशाना बग्स मोरान उन 7 पीड़ितों में शामिल नहीं था। वो समय पर गैराज नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो अंदर नहीं गया। इसी वजह से कैपोन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बच गया। उस समय व्यापक रूप से संदेह था कि कैपोन का शिकागो आउटफिट इस हत्याकांड के पीछे है, लेकिन कैपोन पर इन हत्याओं का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। जब यह हत्याकांड हुआ तब वह फ्लोरिडा में था, इसलिए भले ही उसका नाम तुरंत इस घटना से जोड़ा गया, उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया गया। लेकिन जो हुआ उसका बड़ा असर पड़ा। भले ही कैपोन सीधे तौर पर इस हत्याकांड के कारण जेल नहीं गया, पूरे अमेरिका में यह खबर फैल गई कि एक गराज में 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जनता के लिए यह और भी स्पष्ट हो गया कि शिकागो में गैंग हिंसा कितनी गंभीर हो चुकी है। इसी के साथ कैपोन अमेरिका में संगठित अपराध के चेहरे के रूप में और भी ज्यादा पहचाना जाने लगा। इस बीच बग्स मोरान का ग्रुप कमजोर पड़ गया। नरसंहार में अपने महत्वपूर्ण लोगों को खोने के बाद उसने अपने संगठन में कई अहम लोगों को खो दिया। इस वजह से शिकागो आउटफिट की स्थिति और भी मजबूत हो गई। भले ही मोरान पूरी तरह से प्रतिद्वंदी के रूप में खत्म नहीं हुआ, लेकिन नरसंहार का एक और भी असर हुआ। दूसरे अपराध सरगनाओं के लिए इतनी खुली हिंसा व्यापार के लिए बुरी होती है। जब बार बार ऐसे मौके आते हैं, हत्याएं होती हैं और संगठित अपराध हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो पुलिस और संघीय सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए मई 1929 में वे अटलांटिक सिटी में इकट्ठा हुए, न्यू जर्सी। कुछ मशहूर गैंगस्टर इकट्ठा हुए ताकि ये चर्चा कर सकें कि गैंगों के बीच झगड़े और हत्याओं को कैसे कम किया जाए। उपस्थित लोगों की पूरी सूची स्पष्ट नहीं है और यह भी निश्चित नहीं है कि मीटिंग में ठीक ठीक क्या क्या बातें हुई, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि उस समय मुख्य समस्याओं में गैंग हिंसा, इलाकों को लेकर झगड़े और अधिकारियों की बढ़ती दबाव शामिल थे। कैपोन भी उन गैंगस्टरों में शामिल था जो उस समय अटलांटिक सिटी में मौजूद थे। मकसद सीधा था, अंतहीन गोलीबारी को कम करना जरूरी था। अगर अलग अलग अपराधी समूह अपने इलाके और कारोबार को लेकर आपस में समझौता कर लें, तो वे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बजाय इसके कि लगातार लड़ते रहें। दूसरे गैंगस्टरों के लिए शिकागो में जो हुआ वो एक चेतावनी बन गया। उन्होंने देखा कि जब सब कुछ बहुत ज्यादा अव्यवस्थित और हिंसक हो जाता है, तो पुलिस और सरकार की नजर उन पर जल्दी पड़ जाती है। मार्च 1929 में कैपोन को शिकागो में एक फेडरल ग्रैंड जूरी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। उसके वकीलों ने कहा कि वो नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है, लेकिन जब फेडरल एजेंट्स ने जांच की, उन्हें पता चला कि कैपोन यात्रा कर सकता है, भले ही उसने बीमारी का बहाना बनाया था। इसी वजह से उस पर अदालत की अवमानना का मामला दर्ज हुआ। मई 1929 में कैपोन फिलाडेल्फिया गया। वहां उसे और उसके बॉडीगार्ड को छुपाकर हथियार रखने के आरोप में पकड़ा गया और 1 साल की सजा सुनाई गई। जब कैपोन जेल में था, इस बीच संघीय सरकार उसके खिलाफ और भी गंभीर मामले ढूंढने में लगी रही, जिन्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। यह साबित करना मुश्किल था कि कैपोन खुद हत्याओं, नरसंहार और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था, जिनका संबंध उसके गिरोह से था। इसलिए सरकार ने उसे पकड़ने के लिए दूसरा तरीका अपनाया। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने उसकी भारी कमाई पर ध्यान केंद्रित किया, वित्तीय रिकॉर्ड और वे कर जो उसने नहीं चुकाए थे। सीधे शब्दों में कहें तो संघीय सरकार अब वाकई में कैपोन पर शिकंजा कस रही थी और वे ऐसे मामले की तलाश कर रहे थे जिसमें पर्याप्त सबूत हों ताकि उसे लंबे समय के लिए जेल भेजा जा सके। कई वर्षों तक कैपोन गैंग युद्धों से बचता रहा, हत्या के प्रयास और हत्या के आरोप, लेकिन आखिरकार उसकी ताकत के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी दुश्मन गैंगस्टर से नहीं आया, ये संघीय सरकार से आएगा और उस पैसे से जो उसने अपने आपराधिक साम्राज्य से कमाया था। जैसे जैसे अल कैपोन पर दबाव बढ़ता गया, वह अस्थायी रूप से शिकागो से गायब रहा क्योंकि वह फिलाडेल्फिया में जेल में था। कैपोन के रिहा होने और शिकागो लौटने के बाद उस पर संघीय सरकार की और भी कड़ी नजर थी। उसके अवैध कारोबार का पीछा करने वाले एजेंटों में से एक था एलियट नेस। नेस ने एजेंटों का एक छोटा सा समूह बनाया जिसे बाद में द अनटचेबल्स के नाम से जाना गया, क्योंकि उनकी छवि थी कि वे रिश्वत नहीं लेते थे। उनका काम था अवैध शराब भट्टियों और कैपोन के संगठन से जुड़े अन्य गैरकानूनी धंधों को ढूंढना और नष्ट करना। उन्होंने निगरानी छापों और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया ताकि बूटलेगिंग नेटवर्क के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा सकें। समय के साथ नेहेसू के समूह ने
कैपोन के अवैध शराब धंधे को भारी नुकसान पहुंचाया और उनकी जांच ने निषेध कानूनों के हजारों उल्लंघनों की जांच में मदद की। लेकिन जब नेस अवैध शराब के धंधे में व्यस्त थे, उसी समय कैपोन के लिए एक और संघीय जांच चल रही थी, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। एल्मर इरी, फ्रैंक विल्सन और अन्य जांचकर्ता जो कैपोन के वित्तीय रिकॉर्ड देख रहे थे, वे यह साबित करने का तरीका ढूंढ रहे थे कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन सही इनकम टैक्स नहीं दे रहा है। यह काम मुश्किल था, क्योंकि कैपोन आमतौर पर बड़ी संपत्तियां और कारोबार अपने नाम पर नहीं रखता था। लेकिन जांचकर्ताओं को ऐसे वित्तीय रिकॉर्ड मिले जो उसे जुए और अन्य अवैध कारोबार से होने वाली कमाई से जोड़ते थे। ऐसे सबूत उसके खिलाफ टैक्स केस की अहम बुनियाद बने। जैसे जैसे सरकार करीब आ रही थी, कैपोन अपनी छवि को जनता के सामने सुधारने की कोशिश कर रहा था। महामंदी के दौरान लाखों अमेरिकियों ने अपनी नौकरी खो दी और कई परिवारों को खाना खरीदने में मुश्किल हुई। कैपोन ने शिकागो में एक मुफ्त भोजन केंद्र को फंड किया, जो जरूरतमंदों को मुफ्त खाना देता था। इससे उसे काफी पब्लिसिटी भी मिली। कुछ निवासियों के लिए उसे एक ऐसे आदमी के रूप में देखते थे जो दूसरों की मदद कर रहा है। लेकिन इसी के साथ अधिकारियों द्वारा उसे लगातार एक बड़े आपराधिक संगठन से जोड़ा जा रहा था, जो अवैध कारोबार से कमाई करता था। अच्छी पब्लिसिटी भी टैक्स जांच को नहीं रोक सकी। 1931 में कैपोन पर फेडरल सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के कई मामलों में मुकदमा चलाया। केस का मुख्य बिंदु सीधा था। वो बहुत कमाता था, लेकिन उसने अपनी आमदनी सही से घोषित नहीं की और कानून के मुताबिक टैक्स नहीं चुकाया। अभियोजकों ने उसके बड़े खर्च और अन्य सबूत पेश किए ताकि यह साबित किया जा सके कि उसकी आमदनी बहुत ज्यादा थी। हालांकि उसके पास कोई सामान्य नौकरी या कानूनी कारोबार नहीं था जिससे वह सारी रकम समझाई जा सके। कैपोन को अब भी विश्वास था कि वो केस से बच सकता है। उसकी कानूनी टीम ने पहले एक दोष स्वीकार करने का समझौता करने की कोशिश की, लेकिन जज ने अपेक्षित हल्की सजा को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए मुकदमा जारी रहा। जज तक यह जानकारी भी पहुंची कि प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है। जवाब में जज ने ट्रायल के महत्वपूर्ण हिस्से के शुरू होने से पहले जूरी पैनल को बदल दिया। कैपोन की दुनिया में जो रणनीति लंबे समय से काम कर रही थी, पैसा, कनेक्शन और डराना, वो अब नतीजे को नियंत्रित करने के लिए काफी नहीं थी। 17 अक्टूबर 1931 को कैपोन को उसके फेडरल इनकम टैक्स से जुड़े 5 मामलों में दोषी ठहराया गया। इनमें से 3 गंभीर अपराध की श्रेणी में थे और 2 कम गंभीर अपराध की श्रेणी में। इसके बाद उसे फेडरल जेल में 11 साल की सजा सुनाई गई और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट की लागत और वे टैक्स जो उसने नहीं चुकाए थे, उस समय ये टैक्स के मामलों में सबसे कड़ी सजा में से एक थी। यहीं से अल कैपोन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे सेंट वैलेंटाइन डे हत्याकांड के लिए जेल नहीं भेजा गया और ना ही उन कई गैंग हत्याओं के लिए जिन्हें लंबे समय से उसकी संगठन से जोड़ा जाता रहा है। जिस केस ने आखिरकार उसे गिराया, वो पैसे और टैक्स से जुड़ा था। कई सालों तक उसने डर, भ्रष्टाचार और संबंधों की मदद से वो कई स्थानीय जांचों से खुद को बचाने में कामयाब रहा। लेकिन जब संघीय सरकार के अलग अलग हिस्सों ने एक साथ कार्रवाई की, तो कैपोन के लिए सिस्टम को चलाना और मुश्किल हो गया। 1932 में उसने अटलांटा की संघीय जेल में अपनी लंबी सजा काटनी शुरू कर दी। अब वो ताकतवर बॉस नहीं था जिसे शिकागो के रेस्टोरेंट्स और होटलों में खुलेआम देखा जाता था। अब वो एक संघीय कैदी बन चुका था। लेकिन भले ही कैपोन अब जेल में था, इसका मतलब ये नहीं था कि अमेरिका से संगठित अपराध खत्म हो गया। जब जनता और मीडिया का बड़ा हिस्सा शिकागो के सबसे मशहूर गैंगस्टर के पतन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, कुछ अन्य माफिया नेता चुपचाप अपने संगठनों को चलाने का तरीका बदल रहे थे और उस बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे लकी लुसियानो। जब एल कैपोन जेल में थे, न्यूयॉर्क में संगठित अपराध में एक बड़ा बदलाव हो रहा था। जो गैंगस्टर देख रहे थे कि कैपोन के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक साफ सबक सीखा। जब कोई अपराध सरगना बहुत मशहूर हो जाता है और उसके बुरे काम हमेशा खबरों में रहते हैं, तो वो सरकार का निशाना जल्दी बन जाता है। ऐसे रास्ते से हटने वाले लोगों में से एक थे लकी लुसियानो। 1931 में लुसियानो न्यूयॉर्क में एक बड़ी गैंग वॉर के बीच में थे। उस समय 2 ताकतवर माफिया बॉस, जो मसेरिया और सल्वातोरी मरंजानो, आपस में लड़ रहे थे। इसके लंबे समय तक चलने देने के बजाय लकी लुसियानो ने अपने ही बॉस मसेरिया को खत्म करने में मदद की। कुछ ही महीनों बाद मारंजानो को भी लुचियानो से जुड़े लोगों ने मार डाला। इन दोनों पुराने बॉसों के हटने से न्यूयॉर्क में माफिया के लिए एक नया सिस्टम शुरू करने का रास्ता खुल गया। अब एक ही आदमी को बॉस ऑफ बॉसेस कहने के बजाय लकी लुसियानो ने कमीशन बनाने में मदद की। यह एक तरह की काउंसिल थी
जिसमें सबसे बड़ी माफिया फैमिलीज शामिल थीं, और इसका इस्तेमाल अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जाता था, व्यापार और ग्रुप्स के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं था कि हिंसक गतिविधियां खत्म हो गईं, लेकिन अब क्राइम फैमिलीज का काम करने का तरीका ज्यादा संगठित हो गया था। यह सिस्टम आधुनिक अमेरिकी माफिया के निर्माण में एक बड़ा हिस्सा था। इस बीच कैपोन की पुरानी ताकत लगातार गिरती जा रही थी। 1934 में उसे अल्काट्राज भेज दिया गया, जो कि सैन फ्रांसिस्को बे में एक छोटे से द्वीप पर स्थित नई फेडरल जेल थी। ये जगह उन कैदियों के लिए बनाई गई थी जिन्हें दूसरी जेलों में कंट्रोल करना मुश्किल था, क्योंकि इसे ठंडे पानी से घिरा हुआ है और सुरक्षा बहुत कड़ी है। यहां से भागना बेहद मुश्किल है। शिकागो में कैपोन को पैसे, आदमी और कनेक्शन की आदत थी। अल्काट्राज में उसकी पुरानी हैसियत का अब कोई मतलब नहीं रह गया था। वो अब सिर्फ एक कैदी था जिसे जेल के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था। समय के साथ साथ उसकी सेहत भी और खराब होती गई। कैपोन को काफी समय से सिफिलिस था, एक संक्रमण जो अगर इलाज न हो तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बीमारी उसके नर्वस सिस्टम और दिमाग तक पहुंच गई और उसकी सेहत में गंभीर समस्याएं पैदा कर दीं। ये भी नहीं मानना चाहिए कि यही बीमारी उसकी जवानी के समय किए गए सारे बुरे कामों की सीधी वजह थी। कैपोने को उसके दिमाग पर बीमारी का गंभीर असर होने से पहले ही आपराधिक गतिविधियों के लिए लंबे समय से जाना जाता था। अपनी जेल की सजा के आखिरी हिस्से में यह साफ था कि इस बीमारी ने उसकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाया था। 16 नवंबर 1939 को कैपोने को 7 साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उसे इलाज के लिए बाल्टीमोर के एक अस्पताल में ले जाया गया, इससे पहले कि वो अपने फ्लोरिडा वाले घर लौटे। अब उसमें शिकागो आउटफिट के पुराने नेतृत्व में लौटने की क्षमता नहीं थी। जिस आपराधिक संगठन का वो कभी नेतृत्व करता था, वो उसके बिना भी चलता रहा। वहीं कैपोने अपने परिवार के साथ मियामी के पास पाम आइलैंड में शांत जीवन जीने लगा। आने वाले वर्षों में उसकी मानसिक और शारीरिक हालत और भी ज्यादा कमजोर होती गई। इस बीच संगठित अपराध लगातार बढ़ता गया। अब यह और भी शांत और संगठित तरीके से होने लगा। लकी लुसियानो भी बाद में न्यूयॉर्क में जेल गया, लेकिन वह माफिया में एक महत्वपूर्ण नाम बना रहा। 1946 में लुसियानो को जेल से रिहा कर दिया गया। बदले में उसे इटली वापस निर्वासित कर दिया गया। इसके कुछ महीने बाद वह गुप्त रूप से हवाना, क्यूबा पहुंच गया। वहीं दिसंबर 1946 में एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों से माफिया के 20 से ज्यादा अहम लोग शामिल हुए। हवाना सम्मेलन ने दिखा दिया कि भले ही कैपोन काफी समय से सक्रिय नहीं था, अभी भी अपराध का नेटवर्क जो शराबबंदी के दौर में बना था, बहुत बड़ा और संगठित था। फ्लोरिडा में अल कैपोन की जिंदगी भी अब अपने अंतिम दौर में थी। जनवरी 1947 में उन्हें स्ट्रोक आया और उसके बाद निमोनिया हो गया। 25 जनवरी 1947 को कैपोन का 48 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मृत्यु से अमेरिका में संगठित अपराध खत्म नहीं हुआ। वास्तव में शिकागो गिरोह उनके बिना भी चलता रहा और न्यूयॉर्क में बनी माफिया व्यवस्था भी आने वाले दशकों तक चलती रही। लेकिन कैपोन के समय ने एक बड़ा बदलाव छोड़ा। उनकी कहानी ने दिखाया कि जब अवैध व्यापार, भ्रष्टाचार और डर को मिलाया जाए तो संगठित अपराध कितनी बड़ी ताकत हासिल कर सकता है। साथ ही उनके पतन ने यह भी दिखाया कि ज्यादा खुलेआम काम करने का कितना बड़ा खतरा होता है। जहां एक तरफ कैपोन चाहते थे कि पूरे अमेरिका में उनका नाम दिखे और लोग उन्हें पहचाने, वहीं प्रचार प्रसार उनकी वजह से उन्हें उस समस्या का प्रतीक बना गया जिसे संघीय सरकार खत्म करना चाहती थी। आने वाले माफिया बॉस अक्सर शांत तरीका चुनते थे। उन्हें शहर के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बनने की जरूरत नहीं थी। उनके लिए यह ज्यादा जरूरी था कि वे बिना ज्यादा ध्यान आकर्षित किए लगातार कमाई करते रहें। इसलिए संगठित अपराध के इतिहास में अल कैपोन का सबसे बड़ा प्रभाव यह नहीं था कि वो खुद क्या कर रहे थे। उनके पतन के बाद आने वाले लोगों ने कैपोन के शक्तिशाली बनने से पहले ही संगठनों को बदलना शुरू कर दिया था, और लकी लुसियानो जैसे दूसरे लोग जिन्होंने सीधे तौर पर कमीशन के गठन और ज्यादा संगठित माफिया सिस्टम बनाने में मदद की। कैपोन ने जो छोड़ा वह इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण था कि जब कोई अपराध सरगना बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा खतरनाक और सबसे बढ़कर बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है तो क्या हो सकता है। सिर्फ कुछ ही सालों में वो एक छोटे गैंगस्टर से अमेरिका के सबसे मशहूर अपराध सरगनाओं में से एक बन गया। लेकिन आखिरकार उसे गिराने वाला कोई प्रतिद्वंदी गैंगस्टर नहीं था। वही सिस्टम जिससे वह लंबे समय से लड़ता और जिसे नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, उसी ने उसे जेल भेजने का तरीका ढूंढ लिया। और भले ही
उसका आपराधिक साम्राज्य अब बहुत पहले खत्म हो चुका है। अल कैपोन का नाम अब भी संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में निषेध काल और संगठित अपराध के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक के रूप में बना हुआ है।